नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस मुद्दे की चर्चा हम अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं वो जुड़ता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, आईआर से जुड़ा हुआ मामला है। और बात करें कि ये मामला है क्या, तो ये सुनने में आ रहा है या कहें तो कई सारे देशों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस समय ब्रिक्स का विस्तार लगातार हो रहा है और इस समय कई सारे देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। इन्हीं में से एक देश है तुर्की, जिसको हम टर्की भी कहते हैं। और यही मामला पेचीदा हो जाता है क्योंकि इस मामले में ये कहा जा रहा है कि भारत ब्रिक्स में तुर्की के शामिल होने का विरोध करेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये हम देखने समझने का प्रयास करेंगे। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि अब तुर्की और भारत के बीच छिड़ेगा विवाद। यही आज का हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों भारत इसका विरोध कर रहा है कि ब्रिक्स में शामिल अगर तुर्की हो रहा है तो क्या इसका बुरा नकारात्मक प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा। और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें कि तुर्की का यह जो रुख है क्या हैरान करने वाला है कि क्या तुर्की वाकई में ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, और अगर शामिल होना चाहता है तो इसके पीछे तुर्की का उद्देश्य क्या है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि क्या जब ब्रिक्स में शामिल होने के लिए तुर्की प्रस्ताव रखेगा या रख रहा है तो क्या भारत उसका समर्थन करेगा। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है क्योंकि कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए तुर्की का ब्रिक्स में शामिल होना कहीं से भी ठीक नहीं है। और यही एक बड़ा मुद्दा है। चलिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे तुर्की के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि तुर्की ने इस बारे में अभी तक कोई औपचारिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। तुर्की के द्वारा कोई इस तरह का बड़ा ऐलान ऑफिशियल नहीं किया गया है कि तुर्की ब्रिक्स में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजा है। दूसरी बात करें तो हालांकि ये बात कही गई कि पुतिन के जो प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव हैं उन्होंने भी 2 सितंबर को कहा था कि तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। इसका मतलब कि तुर्की के तरफ से ऑफिशियल बातचीत रूस के साथ हुई है कि वो शामिल होना चाहता है ब्रिक्स में, क्योंकि रूस और टर्की के बीच में जो नज़दीकियां हैं वो काफ़ी हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कई सारे मामलों में सहमत हैं। इस कारण से देख सकते हैं कि हो सकता है कि टर्की ने अपनी बात रूस के सामने रखी हो। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो तुर्की है ये नाटो का सदस्य है, और जो नाटो है ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1949 में बना था। इसे बनाने वाले जो अमेरिका, कनाडा या अन्य जो पश्चिमी देश थे, इनका मूल रूप से जो उद्देश्य था उस समय जो सोवियत संघ था उससे सुरक्षा के लिए खास तौर पे इसे बनाया गया था। क्योंकि उस समय पूरे दुनिया में 2 बड़े कह सकते हैं कि ध्रुव बन चुके थे। एक कह सकते हैं सोवियत संघ और दूसरा यूएसए को हम ले सकते हैं। और उसी समय क्या है कि नाटो बना था। तो जो तुर्की है वो नाटो का सदस्य है और इस कारण से ये मामला और पेचीदा हो जाता है कि क्या अब टर्की अपने पश्चिमी जो देशों का जो संगठन है उसे छोड़कर ऐसे एक संगठन में शामिल होगा जिसमें पहले से ही क्या है कि रूस शामिल है। तो ये मामला है, इस कारण से ये पूरा मामला पेचीदा हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है वो अपने प्यारे देश भारत के संदर्भ में उठता है कि क्या अगर तुर्की ब्रिक्स में शामिल होता है तो भारत पर इसका आखिर वास्तव में असर क्या होगा। इसको हम जानने समझने का प्रयास करते हैं कि भारत पर क्या असर होगा यदि तुर्की ब्रिक्स में शामिल हो जाता है। तो देखिए, नाटो पश्चिम के देशों का संगठन है और चीन और रूस जो मूल रूप से हैं ये इस गुट का बड़े स्तर पे विरोध करते रहे हैं। और तुर्की जो है ये क्या है कि उसका सदस्य है। और इसमें अगर भारत के संदर्भ में देखें तो जो तुर्की है ये भारत और कहें तो भारत का जो कश्मीर वाला जो रीजन है जो अक्सर विवादों में रहता है, संवेदनशील क्षेत्र है, इसके संदर्भ में क्या है कि जो तुर्की है ये भारत के कश्मीर मामले में पाकिस्तान के समर्थन में कई सारे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोल चुका है। यही नहीं, अगर बात करें तो जो तुर्की के
चीफ हैं अर्दोआन, ये कई बार कश्मीर का जो मामला है इसे यूएन में उठा चुके हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के पक्ष में इन्होंने अपना समर्थन एक तरह से दिया है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत नहीं चाहेगा कि इस प्रकार का कोई भी राष्ट्र ऐसे किसी संगठन में शामिल हो जहां भारत है। और इस कारण से क्या है कि भारत की जो अपनी स्थिति होगी वो इस प्रकार के देश के शामिल होने से कमज़ोर होगी। तो यही मूल कारण है जिस कारण से कहा जा रहा है कि तुर्की का समर्थन कहीं से भी भारत नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई देश इसमें शामिल हो जो भारत के हितों पर कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव डाले। ये मामला देखने को मिला है। लेकिन जो रूस है ये तुर्की के साथ इसके अच्छे रिलेशनशिप हैं, अच्छे संबंध हैं और ऐसे में रूस तुर्की को ब्रिक्स में शामिल करने का समर्थन कर सकता है और कर भी रहा है। दोनों बातें कही गई हैं। और ब्रिक्स में प्रतिद्वंदी जो अलग अलग जो देश हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ जाएगी। जैसे अगर बात करें कि अभी तक ये कहा जाता था कि ब्रिक्स में भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन अब देखेंगे तो 3 नए और प्रतिद्वंदी इसमें शामिल हो जाएंगे, जिसके कारण से जो जियोपॉलिटिक्स है वो और कह सकते हैं कि खास तौर पे यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे अगर बात करें तो ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, साथ ही जो मिस्र है, इजिप्ट है, वो इथियोपिया का कह सकते हैं प्रतिद्वंदी है और ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी लगातार कह सकते हैं कंपटीशन देखने को मिलता है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि जो ब्रिक्स का लगातार विस्तार हो रहा है वो कहीं से भी भारत के हक में नहीं है, बल्कि क्या है कि इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा वो चीन को मिलेगा या फिर रसिया को मिलेगा। तो इस तरह से देखें तो भारत इसमें अगर बात करें कि जो तुर्की नया सदस्य शामिल होने की बात हो रही है उस पर भारत कहीं से भी तुर्की का कह सकते हैं समर्थन नहीं करेगा। अब इसमें ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि आखिर ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या है जो तुर्की के जो चीफ है अर्दोआन वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, ब्रिक्स में आना चाहते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो तुर्की चीफ है ये अर्दोआन ये ब्रिक्स में शामिल होना क्यों चाहते हैं। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अर्दोआन तुर्की के लिए पहले से और बेहतर, ज़्यादा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के इच्छुक हैं। दूसरी बात करें तो पहले से ही जो तुर्की है यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का इच्छुक रहा है, ये शामिल होना चाहता था लेकिन उसे जगह नहीं मिली। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम बाहुल देश होने के कारण ही तुर्की को यूं में जगह नहीं मिली। ऐसे में जो तुर्की है ये परेशान है और ये अपनी पहचान को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है और इसी कारण से कह सकते हैं कि तुर्की किसी ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होना चाह रहा है जिससे इसको अपनी राजनीतिक जो स्थिति है वो मजबूत हो, इसकी एक अपनी पहचान बन पाए। अर्दोआन का ये भी कहना था कि हमें यूरोपीय संघ और संघाई कोऑपरेशन जो है SCO है, इनमें से किसी एक को चुनना नहीं होगा, बल्कि हमें दोनों के स्तर पे बात करना होगा, दोनों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना होगा। और ये सबसे बड़ी बात तभी से उठ रही जब 2005 से तुर्की यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए लगातार तत्पर था, लेकिन अभी तक ये मामला सुलझ नहीं पाया। इसमें अगर हम बात करें तो जानकारों का ये भी कहना है कि तुर्की रूस और मध्य एशिया के बीच में गैस एक्सपोर्ट के स्तर पे एक मजबूत देश बनना चाहता है, एक गढ़ बनना चाहता है और इसी कारण से तुर्की लगातार चाह रहा है कि वो इस ब्रिक्स का सदस्य बन जाए। इसमें अगर बात करें तो ब्रिक्स में शामिल होने की जो ख्वाहिश है वो पश्चिम से मुंह मोड़ने के तौर पे तुर्की को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस आधार पर देखा जाना चाहिए कि जो तुर्की है अब पश्चिम से अलग एक रिलेशन का नेटवर्क बनाना चाहता है ताकि तुर्की क्या कर सके कि अपने आर्थिक जो चुनौतियां हैं, जो इकोनॉमिक चैलेंजेज हैं, उनका सामना कर सके। तो ये कुछ बातें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अर्दोआन है ये ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जो नए देश हैं वो ब्रिक्स से लगातार जुड़ रहे हैं और कुछ नए जुड़ना भी चाहते हैं। इस मुद्दे को भी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि नए देश ब्रिक्स से क्यों जुड़ना चाहते हैं।
आखिर ऐसा क्या कारण है कि विश्व के कई सारे जो देश हैं वो ब्रिक्स से लगातार जुड़ रहे हैं, ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है और कई सारे ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें अब मामला तुर्की का देखने को मिल रहा है। तो बात करें तो जो विश्व व्यापार संगठन है, जो IMF है, जो वर्ल्ड बैंक है या फिर UN है, ऐसे जो बड़े संगठन है ये पश्चिमी देशों के द्वारा बनाए गए हैं, उनका वर्चस्व वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन अब ऐसे जो नए देश हैं वो इस प्रकार के जो बड़े पश्चिमी वर्चस्व देशों वाले जो संगठन हैं उनकी अपेक्षा कह सकते हैं एक विकल्प के तौर पे ब्रिक्स को देख रहे हैं और इनका ये भी मानना है कि वैसे संगठन की अपेक्षा ब्रिक्स में इन देशों की जो बात है वो खास तौर पे सुनी जाएगी, जिससे क्या होगा कि उनसे जुड़े हुए जो मामले हैं वो और सुलझ सकते हैं, उनमें उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं उन देशों के द्वारा कह सकते हैं कि सुलझाई जा सकती है। इसके साथ क्या है कि ब्रिक्स के साथ आने से दूसरे सदस्य देशों के साथ मिलकर जो कारोबार है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उसके संदर्भ में वित्तीय मदद मिल सकती है, निवेश प्राप्त हो सकता है या फिर निवेश करने का कह सकते हैं अवसर भी मिल सकता है। एक ये बड़ा कह सकते हैं कारण है और कई सारे ऐसे देश हैं जो पश्चिमी वित्तीय और सहायता एजेंसियों के कड़ी शर्तों से पहले से ही परेशान है, लिहाजा वे ब्रिक्स जैसे कह सकते हैं कि जो देश हैं इनके न्यू डेवलपमेंट बैंक की मदद प्राप्त करना चाहते हैं। और वर्तमान में मौजूदा जो विश्व व्यवस्था है इससे इन देशों को सबसे ज़्यादा परेशानी जो पिछली महामारी थी, जो पेंडेमिक आया था कोरोना, उस समय देखने को मिली, जब इस प्रकार के जो देश थे जो इन संगठनों के सदस्य थे या फिर नहीं थे, इन्होंने उन संगठन के जो सदस्य हैं उनसे कह सकते हैं कि सहयोग माना, लेकिन उस समय इन पश्चिमी देशों के द्वारा पर्याप्त सहयोग नहीं प्रदान किया गया। खास तौर पे अगर उदाहरण की बात करें तो ऐसे देशों के द्वारा जब कोरोना से जुड़ी हुई जीवन रक्षक दवा की मांग की गई तो ये जो पश्चिमी देश थे इन्होंने दवा का क्या किया कि जमाखोरी करना शुरू कर दिया और इन देशों की सहायता नहीं की। उस दौरान ये जो कुछ नए देश हैं इनको ये खास ज़रूरत महसूस हुई कि इस समय अगर कोई एक ऐसा विकल्प के तौर पे संगठन हो जिससे हम जुड़ सके और अपनी मांगों को वहाँ पर रख सकें और अपनी ज़रूरतें वहाँ से पूरी करवा सकें, यही एक बड़ा कारण है जिस कारण से कई सारे जो नए देश हैं वो क्या है कि अब ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं और ये पश्चिम के मुकाबले कह सकते हैं कि नई शक्ति से जुड़ना चाहते हैं और उसे खड़ा करने की कोशिश के रूप में भी कह सकते हैं कि देखना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है जिस कारण से कहा जा रहा है कि कई सारे जो देश हैं वो ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। अब थोड़ा सा चूंकि पूरा मामला कहाँ से जुड़ता है, ये ब्रिक्स से जुड़ता है, तो थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में भी जानने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो ब्रिक्स है ये है क्या। तो देखिए अगर बात करें तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील। कौन थे? जिम ओ नील। इन्होंने ही क्या किया कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर एक शब्द गढ़ा जिसको बोला गया ब्रिक्स। ठीक है, इन देशों का जो पहला नाम है उसी के आधार पर इसका कह सकते हैं कि नाम बना और उसके बाद कह सकते हैं कि ये एक अस्तित्व में आया। बाद में वर्ष 2006 में 2006 में कह सकते हैं कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जो विदेश मंत्री थे, उनकी एक बैठक हुई और फिर इसी बैठक में इसको औपचारिक रूप प्रदान किया गया। फिर आने वाले वर्षों में वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी, साउथ अफ्रीका शामिल हो गया और इसका नाम क्या है कि फिर ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। यानी ये नाम क्या है, इसमें जो साउथ अफ्रीका है वो फिर जुड़ गया और फिर ये क्या हो गया कि ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। तो ये इसके कह सकते हैं कि विस्तार का क्रम है और वर्तमान में हाल में देखें तो कई सारे जो देश हैं वो अभी ब्रिक्स से जुड़े हैं और अब इसका एक्सपेंशन हुआ है, विस्तार हुआ है और इस विस्तार के बाद जो वर्तमान में है वो इसके जो सदस्य हैं वो कुल सदस्य हो चुके हैं 10। अगर बात करें वर्तमान में कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, ऐसे कई सारे देश हैं। इनके द्वारा मिलकर अब टोटल जो संख्या है वो 10 हो चुकी है। वर्ष 2009 में ब्रिक्स के नियमित शिखर सम्मेलनों का लगातार आयोजन चल रहा है और भारत ने पहली बार इस ब्रिक्स संगठन का अध्यक्षता वर्ष 2012 में की थी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो ब्रिक्स है ये लगातार चर्चा में क्यों है
अब बात कर लें कि आखिर इसकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। तो देखिए, ब्रिक्स की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य है वो शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके जो सदस्य देश हैं ये मिलकर शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास के लिए आपस में सहयोग इनका मूल उद्देश्य है। इसके साथ अगर देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो पश्चिमी देशों का प्रभाव है उसको भी क्या है कि ये कम करना चाहते हैं। इसी कारण से इस ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। अब ये भी देख सकते हैं कि अब क्या है कि वर्तमान में जो ब्रिक्स के कुल सदस्य हैं वो 10 हो चुके हैं। इसका एक्सपेंशन हुआ है, कई सारे जो नए देश हैं वो ब्रिक्स से जुड़े हैं। इसमें अगर बात कर लें कि कौन से देश हैं जो टोटल इसके 10 हो रहे हैं, तो देखिए इधर साउथ अमेरिका में आएंगे तो यहाँ से 2 देश हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। फिर अगर इधर एशिया में आएंगे तो रूस, चीन, भारत आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम एशिया में आएंगे तो यहाँ देखिए यूएई, ईरान देखने को मिलेगा। इधर सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया और फिर अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे तो आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अब कुल 10 देश इसके सदस्य हो चुके हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर ब्रिक्स का सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है। तो देखिए, ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए कोई अभी तक कोई औपचारिक तरीका नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान इन देशों ने मिलकर नहीं बनाया है। सदस्य बनने के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति आवश्यक होती है, सबकी परमिशन इसमें होनी चाहिए और सदस्य देशों में से ही कोई एक देश सदस्यता पाने वाले देश का नाम प्रस्ताव के तौर पे रखता है, इसमें आगे बढ़ाता है और बाकी देश इस पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं। अगर सहमति मिल गई तो फिर क्या है कि वो जो देश है वो फिर इसका सदस्य बन जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये मामला क्या है। अब इसमें एक बार बार चर्चा आ रही थी नेटो की। नेटो क्या है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक कह सकते हैं रक्षात्मक सैन्य संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। अगर गठन की बात करें तो इसका जो गठन है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। वर्तमान में इसके लगभग क्या है कि 32 कह सकते हैं कि देश इसके सदस्य हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चूंकि पूरा मामला जुड़ रहा है भारत और तुर्की के संबंध में। तो भारत के बारे में हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा तुर्की को जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तुर्की को अगर भौगोलिक मानचित्र पर देखें, मैप पर देखें तो कहां पर तुर्की आपको देखने को मिलेगा। तो मूल रूप से देखें तो इसका अधिक जो पोर्शन है वो एशिया में है, लेकिन कुछ जो इसका पार्ट है वो यूरोप में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है, एक यूरेशियन देश है, यानी इसका जो पार्ट है, इसका जो क्षेत्र है ये दोनों महाद्वीपों में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है कि यही आपका टर्की है, तुर्की है। दूसरी अगर बात कर ले कि इसकी जो स्थिति है, अगर इस मैप को लार्ज मैप पे हम देखें, इसका जो बड़ा मैप है उसको हम देखें तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि आखिर जो टर्की है इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन देशों के साथ लगती है। तो थोड़ा सा मैप पे आप देखेंगे तो कई सारे देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, इधर से गिनेंगे तो आपको ग्रीस देखने को मिलेगा, ग्रीस की सीमा टर्की से लगती है। यहाँ आएंगे तो बुल्गारिया है, दूसरा देश, बुल्गारिया की सीमा भी इससे लगती है। तीसरा जो देश है वो जॉर्जिया है और जॉर्जिया के अलावा अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहीं पर आर्मेनिया। आर्मेनिया की सीमा भी क्या है कि टर्की से लगती है। टर्की के साथ क्या है कि यहीं पर एक छोटा सा देश आपको अजरबैजान देखने को मिलेगा, इसकी भी सीमा टर्की से लगती है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको ईरान देखने को मिलेगा, जो ईरान है इसकी भी सीमा टर्की से लगती है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इराक और सीरिया आपको देखने को मिलेगा, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहाँ से लगती हैं, वो टर्की से लगती हैं। बात करें तो जो यहाँ पर टर्की है इसका अधिकांश भाग देखें तो 2 पार्टों में हम बांट सकते हैं। जैसे एशिया में अवस्थित जो भाग है उसको अनातोलिया कहा जाता है, जैसे अनातोलिया का प्लेटू, अनातोलिया जो पठार है आप सुने होंगे। तो ये जो एशिया का अवस्थित जो भाग है उसे अनातोलिया कहा जाता है, जिसमें तुर्की का लगभग क्या है कि 95% जो भूभाग है वो शामिल है। इसका केवल 5 पार्ट ही यूरोप में आता है, जिसको बाल्कन क्षेत्र या ईस्ट थ्रेस के नाम से जाना
जाता है, ये भी पूछा जाता है। ये 5% ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लें कि टर्की का महत्वपूर्ण जो शहर है, तो 2 यहाँ पर बड़े शहर आपको देखने को मिलेंगे। इसके मध्यवर्ती भाग में आएंगे तो टर्की की राजधानी अंकारा देखने को मिलेगी, और इसके अगर पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और जगह देखने को मिलेगा, इस्तांबुल। ठीक है, तो अंकारा इसकी राजधानी है, और अंकारा इस्तांबुल के बाद तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, कह सकते हैं। यहाँ का औद्योगिक केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पर 2-3 जल संधियाँ भी आप देख सकते हैं, 2-3 कह सकते हैं कि जल डमरू मध्य या जिसको स्टेट कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला आपको फास्फोरस स्टेट देखने को मिलेगा और दूसरा डार्डेनल स्टेट देखने को मिलेगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें कि जल संधि, ये जो 2 जल संधियां हैं आखिर किन 2 जलीय क्षेत्रों को जोड़ती हैं, तो पहले जो फास्फोरस स्टेट है ये किन 2 जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है, तो देखिए इधर ब्लैक सी है और इधर सी ऑफ मरमरा है। तो ये जो फास्फोरस स्टेट है ये क्या करता है कि सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर देख लें कि जो डार्डेनल स्टेट है आखिर ये क्या करता है, तो देखिए इधर आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ मरमरा, और इधर वाला जो क्षेत्र है ये एजियन सी या फिर इसको भूमध्य सागर भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का कौन काम करता है, डार्डेनल जल संधि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात कर लें कि कौन से टर्की में आपको महत्वपूर्ण पर्वत देखने को मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर आएंगे तो आपको पोंटिक पर्वत देखने को मिलेगा। ये यहाँ का महत्वपूर्ण पर्वत है। इसके उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलेगा, और इसके अगर थोड़ा सा पश्चिम आएंगे तो यहाँ पर भी एक पर्वत आपको देखने को मिलेगा, कोरोग्लू माउंटेन। तो ये 2 महत्वपूर्ण पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर इसके पूर्वी क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि माउंट अरारात आपको देखने को मिलेगा, और यहीं पर टर्की का सबसे उच्चतम बिंदु या हाईएस्ट प्लेस भी आपको देखने को मिल सकता है। ये बात हमने देख ली। अब यहाँ पर 1-2 महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं उनको भी देख लेते हैं। इधर आएंगे तो आपको नदी देखने को मिलेगी यूफ्रेटस, ये यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी साक्यारा, और तीसरी नदी फिर इधर से निकलती है। तो ये यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जैसे टिग्रिस, यूफ्रेटस यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और इसके साथ अगर बात कर ले थोड़ा सा इस पूरे मानचित्र में, तो कई सारे झील आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे लेक तूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी एक झील देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक झील देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे टर्की के अगर उत्तर में जाएंगे तो काला सागर यानी ब्लैक सी आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके कहें तो दक्षिण में आएंगे या दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। यहीं पर देखिए अगर इसके उत्तर में ही क्या है कि उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो सी ऑफ मरमरा, और यहाँ पर क्या है कि कई सारे जलीय क्षेत्र आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया टर्की के बारे में, मूल रूप से जो इसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। आज के चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ मिलकर किस नाम से जानी जाती हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां जब मिल जाती हैं तो उनको एक नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है। विकल्प दिए गए हैं, सत अल अरब, नील, दजला फरात और नासिर। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अब भारत और टर्की आपस में इनके बीच में विवाद होगा और ये आमने सामने होंगे। मामला क्या था, इससे जुड़े हुए जो पक्ष थे उन पर भी हमने बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।